हेलो स्टूडेंट, कल हम कर रहे थे एप्लीकेशंस ऑफ गॉस लॉ में फर्स्ट एप्लीकेशन हमने शुरू कर दिया था टू फाइंड इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू इनफाइनाइट लाइन चार्ज। ठीक है, यानी कि एक इनफाइनाइट लेंथ का मेरे पास एक पूरा वायर है, उस वायर की वजह से किसी भी पॉइंट पी पर मुझे क्या फाइंड आउट करना है, इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड आउट करना है। समझ में आ गई बात आपको। इसमें मैंने क्या कहा था, ये मैंने एक वायर ले लिया था ए बी, डैश डैश से इसके कॉर्नर्स को इसलिए दिखाया है क्योंकि ये इनफाइनाइट लेंथ का है। इनफाइनाइट लेंथ मतलब जिसका कोई और छोर ना हो। ठीक है, एक काल्पनिक राशि ही तो है इनफाइनाइट। इनफाइनाइट कोई एक्चुअल कोई मैथमेटिकल क्वांटिटी थोड़ी है। ठीक है, जैसे आपका कोई भी नंबर 1 है, 2 है, 3 है, जो तो एग्जैक्ट है, बट इनफाइनाइट कोई राशि थोड़ी ना है एग्जैक्ट, ये तो एक काल्पनिक राशि है। ठीक है, इसलिए हमने इसके वायर के कॉर्नर्स को किससे दिखाया है, डैश डैश से दिखाया है। ठीक है, उस पूरे वायर में से कहीं मैंने किसी भी जगह पर दो बिंदु मान लिए और उन बिंदुओं का नाम क्या है, A1 और B1। उन A1 B1 पर कुछ ना कुछ चार्ज तो होगा क्योंकि मैंने इस पूरे इनफाइनाइट लेंथ के वायर पर चार्ज स्प्रेड किया हुआ है ना, यानी कि पूरी एक लाइन है, उस पर हर जगह पर चार्ज है। तो फिर कहीं इन बिंदुओं A1 B1 पर भी कुछ ना कुछ चार्ज होगा, पॉजिटिव चार्ज है, तो पॉजिटिव चार्ज की वजह से मुझे यहाँ पर पी बिंदु पर इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड आउट करना है। तो इस पॉजिटिव चार्ज की वजह से जो फील्ड होगा वो बाहर की तरफ होगा, उसकी डायरेक्शन दिखा दी मैंने, और इसकी वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वो भी कहाँ होगा, बाहर की तरफ। तो इनकी वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो DE1 DE2 D1 DE2 क्यों है, क्योंकि यहाँ पर चार्ज पूरा तो है नहीं, छोटे छोटे चार्ज होंगे, थोड़े बहुत कोई DQ चार्ज होगा, उसकी वजह से फील्ड DE1 DQ2 की जगह की तरह की वजह से है DE2। और ये दोनों यहाँ पर थीटा थीटा एंगल बना रहे होंगे, तो मैंने कंपोनेंट्स में तोड़ लिया था इसको। DE1 के दो कंपोनेंट्स आए, DE1 cos थीटा और DE1 cos थीटा ये वाला, और DE1 sin थीटा, थीटा के साथ बनेगा cos वाला। फिर DE2 के भी दो कंपोनेंट आ गए थे, थीटा के साथ वाला DE2 cos थीटा, और जो दूसरी साइड होगा वो DE2 sin थीटा। ठीक है, और ये सारी चीज़ें लिख दी थी यहाँ पे जो मैं अभी बोल रही हूँ। ठीक है, तो ये एक्स एक्सिस के अलॉन्ग ही जो आपका नेट इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वो इस एक्सिस के अलॉन्ग होगा। इस एक्सिस के अलॉन्ग क्यों नहीं होगा, क्योंकि ये दोनों कंपोनेंट्स एक दूसरे को क्या कर देंगे, कैंसिल कर देंगे। तो जो आपका नेट इलेक्ट्रिक फील्ड बचेगा या जो परिणामी या जो रिजल्टेंट बनेगा वो आपका इस डायरेक्शन में होगा। समझ में आ गई। आगे चलते हैं हम इसमें हमारे टॉपिक को आगे कंटिन्यू करते हुए। ठीक है, तो मैंने आपसे कहा था कि गॉस लॉ, जहाँ पर भी गॉस लॉ लगा रहे हो दैट मीन्स आपको एक गाउसियन सरफेस कंसीडर करनी पड़ेगी। गाउसियन सरफेस मतलब ये एक काल्पनिक क्लोज सरफेस होती है। गाउसियन सरफेस क्या होती है, गाउसियन सरफेस एक क्या होती है, इमेजिनरी क्लोज्ड सरफेस या काल्पनिक बंद पृष्ठ होती है। किसी भी तरीके का हो सकता है, हमने कहा था कि ये स्फेरिकल भी हो सकता है, सिलेंड्रिकल भी हो सकता है, या किसी और भी क्लोज शेप का हो सकता है। तो जब भी हम वायर कंसिडर करेंगे तो उसके चारों तरफ जो गाउसियन सरफेस मानकर चलेंगे वो कैसा होगा, सिलेंड्रिकल। तो ये इस वायर के चारों तरफ मैं एक गाउसियन सिलेंड्रिकल सरफेस कंसिडर कर रही हूँ। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, पहले एक बात बता देती हूँ मैं, अकॉर्डिंग टू डायग्राम बता दिया ना, ये तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड भी अलोंग एक्स एक्सिस। ठीक है, तो फिर आगे चलो, बता ही दिया था हमने रिजल्टेंट। तो आगे देखें, टू फाइंड द इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू इनफाइनाइट लाइन चार्ज एट P point by Gauss law, we consider a Gaussian surface। ठीक है, फिर हम Gaussian surface के बारे में बताते हैं। Let this Gaussian surface is cylindrical, बात समझ में आ रही है। तो वायर के चारों तरफ सिलेंडर क्या होता है भाई, सिलेंडर जो होता है वो एक क्लोज सरफेस ही तो होती है। ठीक है, तो लेट दिस गाउसियन सरफेस इज सिलेंड्रिकल ऑफ लेंथ स्मॉल l, यानी कि इस पूरे इनफाइनाइट लेंथ के वायर में से मैंने कोई लेंथ स्मॉल l मान ली
और उस स्मॉल लेंथ पर कितना चार्ज हम मान लेंगे क्यू चार्ज फैला हुआ है। मतलब इनफाइनाइट की तो कोई सीमा नहीं है ना भाई, तो इनफाइनाइट में से हमने एक छोटा टुकड़ा ले लिया, कितने लेंथ का ले लिया, एल लेंथ का ले लिया। अगर हम एल लेंथ के लिए निकाल सकते हैं तो हम इनफाइनाइट के लिए भी निकाल लेंगे। तो एल लेंथ का एक वायर ले लिया, सपोज कर लेंगे जो A1 B1 है ये एल लेंथ का चार्ज है, इस पर कितना चार्ज स्प्रेड कर देंगे, क्यू चार्ज स्प्रेड कर देंगे, और इस एल लेंथ के चारों तरफ ही गाउसियन सरफेस मान के चलेंगे। ठीक है, देखो आप पहले अपने आप समझ में आ जाएगा, कोई टेंशन की बात नहीं है, आराम से पढ़ो, प्रेशर नहीं लेना। ठीक है, तो मैंने मान लिया मैंने ये एक एल लेंथ का, मतलब वो जो इनफाइनाइट लेंथ का था ना, उसी में से एक एल लेंथ का वायर मैंने कंसीडर कर लिया। इस एल लेंथ के वायर के चारों, अच्छा ये जो एल लेंथ का वायर है इस पर मैंने कह दिया कि प्लस क्यू चार्ज फैला हुआ है। ठीक है, इस पर मैंने एक सिलेंड्रिकल सरफेस मान लेना है। ठीक है, यानी कि इसकी पूरे की जो लेंथ है वो कितनी है, एल, यानी कि वायर की जो लेंथ है वो है एल, और वायर के चारों तरफ जो सिलेंडर है उसकी लेंथ भी कितनी है, एल ही है। समझ में आ गई बात आपको? तो ये लो, ठीक है, ये एक सिलेंडर हो गया। इस सिलेंडर की जो लेंथ है वो कितनी हो गई, एल लेंथ हो गई, उतनी ही वायर की भी लेंथ है। ठीक है, इस पर चार्ज कितना स्प्रेड हो गया, ये चार्ज है स्मॉल क्यू, यानी कि यहाँ से लेकर यहाँ तक का चार्ज कितना मान लिया, स्मॉल क्यू मान लिया। और यहाँ पर लाइन चार्ज डेंसिटी काम में आएगी, और आपको याद होगा लाइन चार्ज डेंसिटी को किससे शो किया जाता है, लैम्डा से, यानी कि रेखीय आवेश घनत्व को हमने किससे शो किया था भाई, लैम्डा से शो किया था। तो अब आपको दिख रहा होगा कि ये क्या है, ये है आपकी गाउसियन सरफेस, और इसकी शेप कैसी मानी है हमने, सिलेंड्रिकल। तो जब भी आपका वायर होगा ना उसके चारों तरफ आपको सिलेंड्रिकल ही माननी है। ठीक है, क्लोज सरफेस। तो गाउसियन सरफेस एक इमेजिनरी क्लोज सरफेस होती है, तो ये एक इमेजिनरी हमने मानी है, हमारे हिसाब से सिलेंड्रिकल मान ली, और ये क्लोज भी है। बात समझ में आ गई? तो क्यों चाहिए हमें गाउसियन सरफेस, क्योंकि हमने कहा था कि गॉस लॉ क्या कहता है कि किसी भी काल्पनिक बंद पृष्ठ यानी कि क्लोज सरफेस से जो गुजरने वाला फ्लक्स होता है वो उस क्लोज सरफेस को संबद्ध, यानी कि उससे एनक्लोज चार्ज के 1/ε0 गुना के बराबर होता है। अब ये जो Q है वो किसी भी क्लोज सरफेस के अंदर स्थित आवेश है। यहाँ पर इस पूरे गाउसियन सरफेस के अंदर कितना चार्ज एनक्लोज कर रहा है, Q। तो Q चार्ज पता चल गया तो हम फ्लक्स भी फाइंड आउट कर सकते हैं। बात समझ में आ रही है आपको? तो हमें तो चाहिए क्लोज्ड एक सरफेस, और उस क्लोज सरफेस के अंदर कितना चार्ज है वो हमें चाहिए। समझ में आ गई बात? इसलिए हमने ये माना है। अब आपको दिख रहा होगा कि ये जो सिलेंडर है वो 3 सरफेस से मिलकर के बना हुआ है। एक तो ये वाली सरफेस है, सिर्फ स्फेरिकल सरफेस, ये फर्स्ट सरफेस है, ये कर्वी सरफेस है 2, और ये वाली नंबर 3 सरफेस दिख रही है आपको। ठीक है, तो ये जो सरफेस है ये स्फेरिकल है ना, इस पर मैंने एक क्या मान लिया, छोटा सा एक एलिमेंट, सरफेस एलिमेंट मान लिया। ऐसे ही एक सरफेस एलिमेंट मैंने मान लिया इस पर, और एक सरफेस एलिमेंट मैंने मान लिया इस पर। डायरेक्शन कैसे होगी, इसकी डायरेक्शन इस साइड में होगी, ये हो गया, आप इसको DS2 कह लो, इसको हमने DS1 कह लिया, और इस पर इसको मैंने DS3 कह लिया। 3 सरफेस है ना, तो उन तीनों सरफेस पे मैंने छोटे छोटे टुकड़े मान लिए। इन टुकड़ों को मिला करके एक पूरा यहाँ पे स्फेयर बन जाएगा, इससे पूरी कर्वी सरफेस बन जाएगी, और इससे पूरा का पूरा स्फेयर बन जाएगा। इनको मिलाएंगे तो उनमें से एक छोटा टुकड़ा कंसिडर कर लिया। इसकी डायरेक्शन कहाँ होगी, ऊपर की तरफ, इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन। ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड क्यों, इसकी सरफेस की डायरेक्शन DS1 उधर होगी, इसकी इधर होगी, और इसकी कहाँ होगी, नीचे की तरफ होगी। बात समझ में आ गई? तो तीनों सरफेस बता दिया हमने, उनकी डायरेक्शन परपेंडिकुलर, और सरफेस के परपेंडिकुलर ही तो सरफेस की डायरेक्शन होती है भाई, ये तो जानते हैं। ठीक है भाई, और इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन कहाँ है, इलेक्ट्रिक फील्ड देखो ना, जो आपका रिजल्टेंट फील्ड है उसकी डायरेक्शन तो यही है। तो यहाँ पर तो क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन है ऐसे, ये वाली, ये इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन है। यहाँ कहाँ है इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन, इधर है, और इधर कहाँ है इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन, इधर है, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन तो हमेशा ही इधर है। बात समझ में आ रही है? तो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन तो हमेशा ही ये फर्स्ट सरफेस है, नंबर 1। समझ में आ रही है बात आपको? तो इलेक्ट्रिक फील्ड की दिशा तो हमेशा ही यही है, लेकिन 3 सरफेसेस की 3 अलग अलग डायरेक्शन है। पहले वाले स्फीयर की डायरेक्शन है ऊपर, कर्वी सरफेस की डायरेक्शन है इधर, और इसकी डायरेक्शन है नीचे।
तो यहाँ ये दोनों बना रहे हैं 90 डिग्री एंगल, यहाँ पे कितना बना रहे हैं थीटा बराबर 0 डिग्री, और यहाँ पे कितना बना रहे हैं परपेंडिकुलर है। भाई सरफेस की डायरेक्शन ऊपर है, इलेक्ट्रिक फील्ड की इधर है, तो दोनों परपेंडिकुलर ही तो हुए एक दूसरे के। यहाँ पर दोनों सेम डायरेक्शन में 0 डिग्री, और इनके बीच का एंगल कितना है 90 डिग्री। बात समझ में आ गई? इतना ताम झाम क्यों कर रही हूँ मैं, आप ये सोच रहे हो कि अरे भाई हमें ज़रूरत है इसलिए कर रहे हैं। अब आप सुनो, इतनी बात जो मैंने कही है उसको पहले मैं लिख तो दूँ, ठीक है। देखो, लेट दिस गाउसियन सरफेस इज सिलेंड्रिकल ऑफ लेंथ एल, ठीक है। फिर हम कहेंगे अकॉर्डिंग टू दी, इसको हम डायग्राम सेकंड डाल देते हैं, जो पहले वाला है उसको डायग्राम फर्स्ट डाल देंगे, ठीक है। अकॉर्डिंग टू दी डायग्राम सेकंड, दिस गाउसियन सरफेस encloses स्मॉल q चार्ज, ठीक है। देयरफॉर आप ऐसे लिख सकते हो ना, समीशन q, टोटल चार्ज तो q ही है हमारा, समझ में आ गई, ठीक है। देयरफॉर लाइन चार्ज डेंसिटी लैम्डा से शो करेंगे, वो कितना होगा q इंटू एल, इतना ही होगा ना भाई, q इंटू एल। तो ये हो गई मेरे पास नंबर तो इसको तो क्या डालेंगे अपन, इसको डाल देते हैं, कितने नंबर होगा आपका, कुछ भी नहीं हुआ है ना, फर्स्ट नंबर ही है, ठीक है। तो अकॉर्डिंग टू गॉस लॉ, अच्छा सॉरी, लैम्डा तो क्यू अपॉन एल होता है भाई, ठीक है। अच्छा, तो यहाँ से हमारे पास क्यू इज इक्वल टू कितना मिल जाएगा, लैम्डा इंटू एल। तो फिर इसको 1 डाल दो, चाहे इसे 2 डाल दो। अकॉर्डिंग टू गॉस लॉ फाई बराबर क्या होता है भाई, समेशन क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट होता है। समेशन क्यू की जगह पर मेरे पास क्यू ही है ना, ये रहा, यहाँ पे क्यू रखेंगे, क्यू की जगह पर क्या रखेंगे लैम्डा एल। तो फाई इज इक्वल टू कितना आ गया, लैम्डा एल अपॉन, ये हो गया हमारे पास, यहाँ पे लिख देना ब्रैकेट में, इसकी जगह आप यहाँ लिख दो अकॉर्डिंग इक्वेशन 2, ठीक है। ये मेरे पास कौन सी समीकरण आ गई, 3। बात समझ में आ रही है आपको, मैंने क्या क्या कहा, ठीक है। तो ये मेरे पास इक्वेशन नंबर 3 कैसे आई, गॉस लॉ कहता है फाई इज इक्वल टू समीशन क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट। समीशन क्यू क्या है, टोटल चार्ज एनक्लोजेस इन दिस गाउसियन सरफेस, कितना चार्ज एनक्लोज कर रहा है क्यू। क्यू क्या होता है, लाइन चार्ज डेंसिटी की फॉर्म में लिखे, क्योंकि मेरे पास वायर है इसलिए मैंने यहाँ पे लाइन चार्ज डेंसिटी काम में लिया, तो मैंने यहाँ पे लैम्डा एल लिख दिया, अपॉन कितना हो गया एप्सिलॉन नॉट हो गया। समझ में आ गई आपको बात, ठीक है। अब मेन मुद्दा क्या है, फाई तो ठीक है, पर मुझे क्या चाहिए, ये जो फाई होगा ये किन किन से गुजरने वाला फ्लक्स होगा, ये इस क्लोज्ड, एक तो ऊपर वाली स्फेयर, ये कर्वी सरफेस, और ये नीचे वाला स्फेयर, इन तीनों से पास होने वाला फ्लक्स होगा, ठीक है। तो आप लिखेंगे हेयर टोटल फ्लक्स फाई विल बी सम ऑफ फ्लक्स पासिंग थ्रू सरफेस 1, 2 एंड 3, दिख रही है आपको, 1, 2 और 3, इन तीनों से गुजरने वाला फ्लक्स होगा। बात समझ में आ रही है, यूँ समझ लो कि कोई फ्लक्स लाइन है वो यहाँ से शुरू हो रही है अंदर जाना, तो यहाँ से जाएंगी तो इसमें से गुजरेंगी, फिर कर्वी सरफेस में से भी गुजरेंगी, और फिर इसमें से बाहर निकलेंगी, तो तीनों में से ही तो पास होंगी जो लाइन्स होंगी। समझ में आ गई आपकी बात, समझ में आ गई, ठीक है। तो फाई क्या होता है भाई, फाई हम जानते हैं, फाई होता है हमारे पास ई डी एस कॉस थीटा, ठीक है। तो इंटीग्रल कर रहे हैं उसका, तो ई डी एस कॉस थीटा, तो ई डी एस 1, क्यों, क्योंकि इसका जो हमने एलिमेंट माना है वो डी एस 1 माना है, याद है आपको, ठीक है। प्लस ई डी एस 2 कॉस थीटा, ये पहली सरफेस के लिए, ये दूसरी के लिए, प्लस ई डी एस 3 कॉस थीटा इज इक्वल टू किसके बराबर होगा, ये लैम्डा एल अपॉन एप्सिलॉन। भाई मैंने ये जो इक्वेशन नंबर 3 है ना, इसमें ये फाई जो है इसको तीनों सरफेसेस के फ्लक्स के रूप में लिख दिया। पहली सरफेस से फ्लक्स गुजरेगा ई डी एस कॉस थीटा, डी एस 1, पहली सरफेस का जो छोटा एलिमेंट माना है वो डी एस 1 माना है, तभी तो इंटीग्रेशन करना पड़ रहा है, नहीं तो अगर मैं ऐसे ही लिखती तो इंटीग्रेशन नहीं करती। समझ में आ गई, ये दूसरी के लिए, ये तीसरी के लिए। एंगल बता दो, पहली वाली के लिए सरफेस एंगल है ई और डी एस 1 के बीच में 90 डिग्री, इसमें कितना है 0 डिग्री, इसमें कितना है 90 डिग्री, रख देंगे यहाँ पे, आ जाएगा आंसर, ठीक है। देखो तो जरा क्या आ जाएगा, सिंस फॉर फर्स्ट सरफेस
E is perpendicular to ds1, theta is equals to 90 degree. For second surface, E is parallel to ds2, theta is equals to 0 degree. For third surface, E is perpendicular to ds3, theta is equals to 90 degree. ये सब रख दो यहाँ पर. इससे क्या होगा, cos 90 की वैल्यू 0 होती है, तो ये तो 0 हो गया, ये भी 0 हो गया, केवल ये बचेगा हमारे पास. तो कितना आ गया हमारे पास, E ds2 cos 0 की वैल्यू 1 होती है, इज इक्वल टू कितना आ गया, लैम्डा एल अपॉन एप्सिलॉन नॉट. ई को बाहर ले लो ना, ds2 इज इक्वल टू लैम्डा एल अपॉन एप्सिलॉन नॉट. अच्छा, कर्वी सिलेंडर की जो ये कर्व्ड सरफेस होती है, इसका क्षेत्रफल पता है कितना होता है, एरिया इसका होता है 2πrl. सिंस एरिया ऑफ कर्व्ड सरफेस ऑफ सिलेंडर, ठीक है, फिक्स होता है ये होता है आपका 2πrl. ठीक है, तो आपका ये ds2 की वैल्यू कितनी आ गई, 2πrl रख रही हूँ मैं यहाँ पे. तो E इंटू इज इक्वल टू लैम्डा एल अपॉन, लैम्डा से एल से एल काट दो, तो आपका E इज इक्वल टू कितना हो गया, लैम्डा अपॉन 2π एप्सिलॉन नॉट r. और अगर आप डायरेक्शन दिखा रहे हो तो E वेक्टर इज इक्वल टू लैम्डा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट r और साथ में r कैप. समझ में आ गई. तो ये आपका क्या आ गया, किसी भी इनफाइनाइट वायर की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड. तो ये आपका फर्स्ट एप्लीकेशन कंप्लीट हो गया. समझ में आ गई, सिंपल सा है, आपको आराम से समझ में आ जाएगा. ठीक है, बस आपको ये गाउसियन सरफेस का जो पहली बार आपने यूज़ किया है, आपको कोई दिक्कत नहीं है. इसको आराम से पहले कॉपी पे पूरे नोट्स कंप्लीट करके फिर इसको खुद को समझना, खुद से समझोगे आराम से समझ में आ जाएगा. और मेरी हेल्प तो मैं दे ही रही हूँ, गाइडेंस तो मैं दे ही रही हूँ, आप मनन करना इसका, है ना, आपको आराम से इसको समझ में आ जाएगा. ठीक है भाई, ओके. नेक्स्ट वीडियो में आप इसको पढ़ लो, मैं इसको एक बार थोड़ा रिपीट कर दूंगी और अपना अगला टॉपिक शुरू करेंगे. ठीक है, थैंक यू.